हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे, हमारा केमिस्ट्री का मॉक नंबर 4 रहेगा हमारा। इससे पहले आपको फिजिक्स का मैंने मॉक नंबर 4 दे चुका, तो फिजिक्स का मॉक नंबर 4 आपको पता प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। उसमें मैंने जो क्वेश्चन आपके जो मैंने मिटा रखे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं उन क्वेश्चन को लेता हूँ इस सेशन में, तो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाता है, पूरा जो सेशन हो जाता है। तो जो अच्छे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो जल्दी या फिर वो नीट में आने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, उनको बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं, और फिर वो पूरा एवरेज जो टाइम होता है ना वीडियो के देखने का, वो कम हो जाता है। तो इसलिए मैं उन क्वेश्चन को नहीं लेकर आता हूँ। अगर आपको सही सच में उनको पर्सनली अगर आपको जानना है, तो मुझे व्हाट्सएप किया करो। मैंने व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल का भी मैंने लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लिया कीजिए, ताकि आपको सारे ही जो नोट्स वगैरह जो डाउट आते हैं ना मुझे, तो वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। जिस तरीके से मुझे मैंने बायोलॉजिकली पूछा था कि मैं हर दिन कोई ना कोई इसका मैं कराऊंगा। तो मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कोई न्यू लाइट एक है, जिसके आप बायोलॉजी कराइए, उसमें बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड है। और आपका पीडब्ल्यू का भी एआईटीएस के लिए मेरे को बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो जिसके पास भी पीडीएफ प्रोवाइडेड होंगे या फिर पीडीएफ आपके पास होंगे, सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर कैसे भी फॉर्म में अगर होंगे, तो प्लीज मुझे प्रोवाइड करवा दीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि मैं उनको आप तक पहुंचाऊं इस मॉक टेस्ट के थ्रू। ओके, और और क्या कहना था, और तो कुछ नहीं था। ठीक है, और आप जो सपोर्ट कर रहे हो मुझे, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। लगभग अभी 2005 या 600 पूरे हो गए हैं। लगभग 2600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी मदद किया है और आपकी वजह से ही हुआ है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए। आदर्शन, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो एसएन रिएक्शन, एकदम सही है। अगर 1 डिग्री अगर पूछा होता तो किसके लिए जाता आपका? SN2 रिएक्शन के लिए। आपका अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ना 1 डिग्री वाले, वो SN2 में जाते हैं। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, एकदम सही है। आपका SN1 रिएक्शन जो है, SN1 रिएक्शन है, वो आपका इंडिपेंडेंट है। SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, एकदम सही बात कर रहा है। तो बोथ अदर्स एंड रीजन आर करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने की वजह से आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या अंडरगो करता है क्या SN1 रिएक्शन में? ऐसा नहीं होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जाना चाहिए। अदर्स एंड रीजन आर करेक्ट, बट द करेक्ट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अदर्शन। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। चलिए बताइए, ये वाली जो है इनकरेक्ट ऑफ द एक्स, मुझे आपको बताना है एक्स क्या बनेगा। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ। कार्बो ये जो है आपका जीरो हट जाएगा, बता ही दिया मैंने वैसे भी। जब ये हाई टेम्परेचर में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जब इसका हो जाएगा रिएक्शन में, तो ये लिबरेट करता है CO2 इन अकरेंस ऑफ NaHCO3 में, एकदम सही कह रहा है। कैन अंडरगो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी जाता है आपका। इट फॉर्म द एसिटल ऑन द रिएक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ऐसा नहीं होता है। तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका एसिटल नहीं बनाता है वो। गिव बेंजाइल अल्कोहल ऑन द रिएक्शन ऑफ B2H6 फॉलो बाय द हाइड्रोलिसिस, एकदम सही है। तो आपका इनकरेक्ट पूछा था ना, तो ये आपका आ जाएगा। या मैंने एक्स कंपाउंड नहीं बनाया, मुझे बता दो क्या बनेगा। नाम तो आसान है, आप आसानी से मेरे को बता भी दोगे, एनसीईआरटी का ही है। आप एनसीईआरटी में से देख के बताओ, कैसे बताओ मुझे बता दो। ठीक है, जरूर बताना, फिर मैं राइट है कि नहीं। मैंने वैसे बता दिया पहले, बोल भी दिया मैंने, आई थिंक सो आपने देख लिया होगा। उसके बाद ROH, आपका 1 डिग्री अल्कोहल SOCl2 के साथ किसके साथ आ जाता है बता दिए। SOCl2 आपका कौन सी रिएक्शन हो जाती है? ये हमारी डार्जन रिएक्शन नहीं हो जाती? कौन सी हो जाती है? ये हमारी डार्जन रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद ये आपका जो है X जो है हेलोजन रिएक्शन, SbF3 DFM, ये कौन सी रिएक्शन है बता दीजिए। ये आपकी स्वर्ट्ज रिएक्शन है। कौन सी है? स्वर्ट्ज रिएक्शन है। COON इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आपकी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है। कौन सी है? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आपका क्या है बता दीजिए। टॉल्विंग का Cr2O3CCl2, ये आपका ईटार्ड रिएक्शन है। कैसा है? ईटार्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, आपको ईटार्ड रिएक्शन निकालनी है। अब मैं इनके बता देता हूँ क्या क्या बना देंगे। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका जो है R जो है पूरा C डबल बॉन्डो को हटाकर R से R आपका जुड़ जाता है। ईटार्ड रिएक्शन क्या हो जाता है? आपका CH3 को पूरा हटाकर आपका अल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। मतलब बेंजल अल्डिहाइड आपका ग्रुप यहाँ पे आ जाता है ईटार्ड रिएक्शन में, अगर आप करते हो तो।
उसके बाद स्वर्ट्ज रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, ROH के साथ अगर आपका आ जाएगा स्वर्ट्ज रिएक्शन में, तो RR का फॉर्मेशन, RF का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, जहां पे स्वर्ट्ज रिएक्शन में RF का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा RX के साथ। तो RF कैसे बन जाएगा? RF आपका क्या होनी चाहिए इसमें? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड होना चाहिए। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड का नाम आ जाता है आपकी, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड आपको देखने को मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड स्वर्ट्ज रिएक्शन के अंदर आ जाता है। उसके बाद बात करता हूं मैं, ये जो है आपका फर्स्ट रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन आपका क्या बनाता है? RX बना देता है, हेलोजन बना देता है, हेलोजन के साथ बन जाता है। यहाँ पे नो अरेंजमेंट का देखने को मिल जाती है। कैसे हो जाती है? नो अरेंजमेंट देखने को मिल जाती है। तो अगर आप जो है मेरे को सॉल्यूशन मांग रहे हो, आई थिंक आपने सॉल्यूशन देख के पछतावा हुआ होगा। सॉल्यूशन की जगह पे आप वीडियो लेक्चर ही देख लो, आपको अच्छे से सॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं। इसने अच्छे से सॉल्यूशन आपको नहीं करवाए हैं उनके सॉल्यूशंस में जो आप बात कर रहे हो, बहुत ही कम सॉल्यूशन में आपके अच्छे से करवाए हैं। तो मैं जहां से लेके आ रहा हूँ मैं खुद ही इनको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप देख लेना। इसलिए मेरे को थोड़ा सा थोड़े कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, तो उसको आप मेंशन किया करो, सीधा ही मेंशन कर दिया करो। एक बंदे को तो मैंने आई थिंक सो, मैंने एक क्वेश्चन आई थिंक सो मुझे अभी भी याद है, कंडक्टिविटी का, आई थिंक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखवा के छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि आप लोग उसको कैलकुलेशन कर लोगे, क्योंकि सारी वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी रखी थी। तो बंदे ने मेरे को सीधा मैसेज किया है कि आपको नहीं आता है तो प्लीज पढ़ाइए मत, एंड ब्ला 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 बहुत कुछ कहा उसने। फिर मैंने उसको रिप्लाई किया है कि क्या है भाई बता दे, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने इसको फिर से फॉर्मूला लिख के बताया, उसने कहा कि नहीं मुझे इसको सॉल्व करके बताइए। तो यार अगर मैं ये सब चीजें यहाँ पे करने बैठ जाऊंगा, तो आपका जो है लेक्चर 1 जो आपको एक डेढ़ घंटे का मिल रहा है ना, वहाँ पे 2-3 घंटे लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस टाइम का आप समझा करो यार। टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक पेपर आपको बनाने में मेरे को इतना टाइम लग जाता है, उसमें भी मैं 1-1.5 घंटे का जो पेपर होता है आपका, उसको मैं 1 and 9 मिनट में लेकर आ रहा हूँ। तो आपको पता है कि किस तरीके से लेके आ रहे हो, तो थोड़ा तो आप समझा कीजिए यार। तो ऐसा मत कीजिए। कमेंट डाउन अगर कर रहे हो, तो सॉल्यूशन अगर कर रहे हो तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए कि ये गलत हुआ है और इसमें ये होना चाहिए, सॉल्यूशन भी दीजिए। ठीक है, मेरा ये नहीं मानना है कि आप प्लीज मुझे कमेंट मत कीजिए, मेरी गलती मत बताइए। मेरा ये कहना है कि आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, पर विद सॉल्यूशन, विद प्रॉपर आपका जो है सॉल्यूशन, और आप क्या सोचते हो उस क्वेश्चन के बारे में मुझे प्लीज कमेंट डाउन करके सीधा सीधा बोलना। अगली बार ये वाला जो कमेंट अगर मेरा आएगा तो मैं डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है, पहले बता देता हूँ। तो ये ऐसे कमेंट प्लीज मुझे नहीं चलेंगे। ठीक है, पहले बता दे रहा। तो ये देख लो, सॉरी थोड़ा मैं गुस्सा हो गया, क्योंकि यार मैं तो ऑफेंड हो गया था वो कमेंट देखकर। फिजिक्स वाले में आया था, मॉक पेपर 4 में ही हुआ था। तो प्लीज अगली बार मत करना भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 53 क्वेश्चन हमने देख लिया। 53 का देखो, ए का क्या था? ROH का स्वर्ट्ज रिएक्शन मतलब R था, एस था सॉरी, डार्जन रिएक्शन। तो 3 का S हो गया, B का R, C का P, D का Q, इस तरीके से देखने को मिल गया। और आपको मैंने ये जो है इनके क्या क्या बनते हैं ये भी पूरे बता रखे। अगर आपको ये जो चाहिए ना, इनके नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंप्लीटली प्रोवाइडेड है शॉर्ट नोट्स, तो प्लीज उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको बताना है वाई का नाम बताना है। ठीक है, पहले तो बताइए किसका रिएजेंट है? ये जो रिएजेंट है मेरा डाउस प्रोसेस का लग रहा है मुझे। क्या किसका लग रहा है? डाउस प्रोसेस का, एकदम सही है, मेरा डाउस प्रोसेस का रिएजेंट है ये, डाउस प्रोसेस का। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है आपका जो है ये जो फिनॉल है, ये जो हेलोजन है, वो आपका क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है किसके साथ? अल्कोहल के साथ। ये OH के साथ एक्सचेंज हो जाता है हेलोजन में। डाउस प्रोसेस की बात कर ली हमने। उसके बाद हेलोजन का CO2H+, ये वाली कौन सी रिएजेंट है आपकी? CO2H+ आपकी कोलवे रिएक्शन है, कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन के क्या हो जाता है? CO2 क्या करवा देता है आपका? हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है? यहाँ पे सेकेंड हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका बेंजोइक एसिड आ जाता है, और यहाँ पे आपका OH जुड़ जाता है। ये ऑलरेडी OH होता है, या फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। OH की पोजीशन चेंज नहीं होती आपकी, कार्बोक्सिलिक एसिड इसके OH के ऑर्थो पोजीशन पे आके बैठ जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो इसका बनेगा, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी ना, 1 2 3, तो 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपको देखने को मिल गया। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट की अगर मैं बात करूंगा,
यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की यहाँ पे बात करना है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की हर एक चीज आपको याद रखनी है कि डाइजोनियम सॉल्ट जैसे कि गुड इंटरमीडिएट है, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग एक्स माइनस सी एन माइनस ओ एच माइनस एनओ टू माइनस। अगर बेंजीन ग्रीन में आपको इन सबको इंट्रोड्यूस करवाना है तो आपका डाइजोनियम साइड गुड इंटरमीडिएट का काम करता है, एकदम सही है। Cl माइनस बी आर माइनस सी एन माइनस न्यूक्लियोफाइल कैन बी इजीली इंट्रोड्यूस, जैसे मैंने अभी बताया बेंजीन ग्रीन में प्रेजेंस ऑफ द CuI हाँ रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। अगर आपको याद होगा सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर आपको देखने को जरूर मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं इथेनॉल ऑक्साइड्स, जो कि आपका डाइजोनियम सॉल्ट है। आर कैसे है टू सॉल्ट्स टू अरीन्स एंड itself get reduced to the ethanals। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला मुझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये इनकरेक्ट होना चाहिए आपका, मतलब यही सही होना चाहिए, ये इनकरेक्ट है आपका। डाइजोनियम सॉल्ट अरीन्स में और itself you get reduced to ethanol, ऐसा नहीं होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा था ना, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, अगर आपको पता होगा तो ये आपका HI ट्रायंगल में क्या करवा देता है, पूरे ही जितने भी अल्कोहल का पूरा ही जितने डबल बॉन्ड ओ सबको मिटाकर एक लाइन में पूरे अल्कीन बना देता है। HI ट्रायंगल हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका रिएजेंट। तो ये आपका डायरेक्टली ए क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका एन हेक्सेन, हेक्सेन बन जाएगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 CH3। ठीक है, इस तरीके से आपके हेक्सेन बन गए। हेक्सेन बनने के बाद अगर आपको CrO3 V2O3 और ये हाई टेम्परेचर प्रेशर अगर दोगे तो आपका बी क्या बन जाएगा, बेंजीन। बी क्या बन जाएगी, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन आपकी बन जाएगी। ठीक है, बेंजीन बन गई। उसके बाद अगर आप इसमें O3H+Zn आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन करवाओगे तो आपका रिडक्शन इस तरीके से हो जाएगा। रिडक्शन अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपका रिडक्शन देखने को मिल जाएगा, ये आपका रिडक्शन हो जाएगा। फिर इसको आप जब डी में NaOH हीट दोगे, इसमें डी में अगर NaOH हीट दोगे तो आपको कैसे देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे CH2OH यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे आ जाएगा COOH आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में दे रखा है इसका, तो अगर आपको याद नहीं, ये OH जो है ये भी आप लिख सकते हो इसको O माइनस Na प्लस डाइजोनियम सॉल्ट, एकदम से ये थर्ड ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डी वाला जो है आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर में 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ मैं। 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन तो ऐसे लगा लो और ये एक ईथर ऐसे लगा सकता हूँ मैं, ऐसे ईथर लगा दूंगा और यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H और ये इन दोनों के बीच में कार्बन। तो हाँ, ये साइक्लिक की तरह बना रहा है क्या, तो आपका पहला ही आंसर एकदम करेक्ट है। C4H10 की अगर मैं बात करूंगा, C4H10, ठीक है, C4H10 मतलब C C C C। ठीक है, और या तो फिर इनके बीच में एक OH लगा लो, एक O लगा लो, या फिर एक O लगा लो या फिर OH लगा लो, तो कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ना आपका जो है, इस तरीके से देख लो CH3 CH2, यहाँ पे CH2O CH2 या फिर CH3, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप सबके स्ट्रक्चर बना के देख लेना, इस बाकी सब तो मेरे साइक्लिक में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि H की वजह से। तो आपको ये देखना है 2 का डबल होना चाहिए, 4 का डबल होना चाहिए, 4 का डबल 8 होने चाहिए तब जाके ये हो जाते। 6 का डबल यहाँ पे H6 होना चाहिए था, तब जाके साइक्लिक की तरह करवा देता। अगर आपका C1 है तो यहाँ पे 1 का डबल होना चाहिए था, 1 का डबल 1 ही होता है, तो H ही होना चाहिए CHO। तो यह ऐसा फॉर्मूला बन जाता है साइक्लिक ईथर का, अगर आपको याद होगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम करेक्ट जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के साथ आपका पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए आपके +M +H +I डिवाइडेड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल -M -H एंड -I। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इसमें देख लो +M +H, अच्छा ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, तो कैसे हो जाएगा बताओ। यहाँ पे ये तो गलत है, अल्फा H तो गलत है, तो कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे अल्फा H से हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 या 6 5 अल्फा H है, यहाँ पे 6 अल्फा H है, ये भी गलत है आपका,
यहाँ पे देख लो ये प्लस एम ग्रुप है। आपको पता है ना प्लस एम आपका, अगर आपका लोन पेयर होगा तो प्लस एम शो करेगा, अगर आपके पाई बॉन्ड होगा तो आपका माइनस एम शो करेगा। तो अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे लोन पेयर देखने को मिल रहा है, ये प्लस एम शो कर रहा है और ये आपका कुछ नहीं शो कर रहा, तो ये वाला एकदम करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं ये वाला आपका कितना 2 अल्फा एच, यहाँ पे भी 2 अल्फा एच, पर यहाँ पे ड्यूटेरियम की बात की है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की है, तो कार्बोकेटाइन में तो ये भी गलती है आपका। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ द रिएक्शन आपको बतानी है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको मैंने बताया था, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो जाता है, ये पूरा ही हट जाता है और आर आर आ जाता है। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 बनेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बढ़ गए, कार्बन आइटम बढ़ गए। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन मैंने करवाया है, अगर आपने नहीं किया है तो आप प्लीज कर लेना यहाँ पे। ठीक है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 2 कार्बन के साथ इस तरीके से आपका सेम आर आर के तरीके से आपको। ठीक है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में। उसके बाद ये आपका सोडियम डाईथर कौन सी रिएक्शन है पहले तो बता दो। ये आपकी वर्ड्स रिएक्शन है। ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन है। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस देख लिया, वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, आर आर जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये वाली बात, कंसनट्रेटेड H2SO4 की अगर मैं बात करूँगा, हीट करोगे हाई टेम्परेचर में करोगे तो यहाँ पे आपका अल्कोहल रिड्यूस हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, अल्केन बच जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द कार्बन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम देखने को मिल रहा है क्या, एकदम सेम देखने को मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो 60 का आंसर क्या चले जाएगा, यहाँ पे फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक आपको बताना है। Cl2 एक्सिस HV के अगर आप करोगे, Cl2 अगर एक्सिस में लोगे तो इस तरीके से बेंजीन तो हट जाती है, पूरी बेंजीन हट जाती है, बेंजीन नहीं रह जाती, इधर पूरी सिंगल रिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सबके ऊपर आपको Cl ग्रुप देखने को मिल जाता है। बेंजीन में मैंने करवाया शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, अगर देख पा रहे हो तो शॉर्ट नोट्स के बाहर थोड़ा सा भी नहीं जा रहा है ऑर्गेनिक का। ठीक है, अगर आपको मैं मिटा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले को भी तो आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ मैं इस तरीके से, Cl। ठीक है, उसके बाद O3 अगर आप एक्सिस में लोगे ZnH, ये भी आपका नहीं रहता है। ये आपका होमवर्क है, बताइए क्या बनेगा, ये आसान है आपका। यहाँ पे देखो बेंजियम में आपको बता दिया था मैंने, ये वाली रिएक्शन अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया, आई थिंक सो। बेंजीन का हमने रिडक्शन किया था, तो इस तरीके से हमने दो तरफ से आपका क्या बनाया था, अल्डिहाइड दोनों तरफ से बनाया था। Cl2 एक्सिस AlCl3, हाँ ये आपको पता होना चाहिए। Cl2 एक्सिस हो पर अगर आपका AlCl3 होगा तो बेंजीन एज इट इज रहेगा और इस तरीके से आपको क्लोरीन साइड में देखने को मिल जाएंगे। तो क्लोरीन साइड में देखने को मिल जाएगा तो बेंजीन आपका एरोमेटिसिटी दिखाएगा, तो एरोमेटिसिटी आपका बेंजीन जरूर दिखाएगा। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे इन वाले नामों को तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो मैंने ये शॉर्ट नोट में नहीं करवाया, तो प्लीज़ इन्हें आप यहाँ यहीं पे जो भी है देखने को मिल रहा है तो इनको नाम याद कर लो। ये आपका फॉस्फोनिक एसिड हो जाता है, या फिर आप हाइपोफॉस्फोरिक एसिड भी हो जाता है। ये हाइपोफॉस्फोरिक हो जाता है, एसिड नहीं, और फॉस्फोनिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद H3PO3 की अगर मैं बात करूँगा, फॉस्फोनिक एसिड हो जाएगा ये, फॉस्फोनिक एसिड। H4P2O5 अगर आप देखने को मिलेंगे, पायरोफॉस्फोराइज फॉस्फोरस एसिड। और H4P2O6 का आपको देखने को मिलेगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका बात आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका बात आ गई। फोर्थ आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का वन। तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना है। उसके बाद बात करते हैं
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स के बारे में आपको बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिल्वर इन अपीयरेंस, हाँ दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एकदम सही है। HCl रिएक्ट विद ऑल एक्टिनॉइड, हाँ आपका HCl रिएक्ट करता है। ऑल एक्टिनाइड्स रिएक्ट विद अल्कलाइंस, बिल्कुल भी नहीं, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। अल्कलाइंस के साथ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक्टिनाइड्स मोस्ट ऑफ देम कैसा है, मोस्ट ऑफ देम कैसे है, ये आपके कैसे है, नॉन मेटल है। कैसे है, नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल है तो कैसे है, एट मॉडरेट टेम्परेचर। कैसे, मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर, मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर आपका कैसा है, नॉन मेटल के अंदर मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल एट मॉडरेट टेम्परेचर। अल्कलाइन हैव नो एक्शन ऑन देम, तो यहाँ पे जो अल्कलाइन होगा यहाँ पे बिल्कुल भी एक्शन नहीं करेगा, नो एक्शन ऑन देम, ठीक है। अल्कलाइन का कोई भी एक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपका बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 64 के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। तो किसके लिए, आपका मैग्नेट और पर मैग्नेट। मैग्नेट, मैग्नेट मतलब यहाँ पे मैग्नेट मतलब MO4 MnO4 2 माइनस क्या हो जाएगा। और पर मैग्नेट का भी याद रखना है आपको, इनके फॉर्मूले। और ये वाला डी ब्लॉक में मैंने इसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से आपको बता रखा है। MnO4 2 माइनस और MnO4 माइनस, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। MnO4 2 माइनस और MnO4 माइनस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आयंस आर दे आर टेट्राहेड्रल, एकदम सही है। बोथ मैग्नेट एंड पैरामैग्नेट आयंस आर पैरामैग्नेट, बिल्कुल भी नहीं। आपका मैग्नेट जो है आपका कैसा होता है, आपका पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और ये पर मैग्नेट जो है आपका आपका डायामैग्नेटिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, डाया मैग्नेटिक हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिज्म पायर बॉन्ड टेक प्लेस इन ओवरलैप द p ऑर्बिटल्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड द d ऑर्बिटल ऑफ द मैग्नीज। हाँ एकदम सही है, मैग्नीज के अंदर आपका एकदम सही कह रहा है, ये टेक प्लेस हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है p ऑर्बिटल के ऊपर द ऑक्सीजन विद द d ऑर्बिटल ऑफ द मैग्नीज, एकदम सही कह रहा है। पैरामैग्नेट आयन इन पर्पलिंग कलर, हाँ पर्पलिंग कलर आपको डीप पर्पल कलर में देखने को मिल जाता है, और आपने देखा होगा और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो आपका इनकरेक्ट पूछा था ना, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। मेरे को सॉल्यूशन मत पूछा करो यार, मेरे को कौन सा करेक्ट है बता देता हूँ मैं, यहाँ पे एक और वीडियो देख लिया करो। XeF6 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, XeF6 आपका हाइड्रोलिसिस के साथ क्या देगा बता दीजिए। अगर आप XeF6 का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, तो आपको देखने को मिलेगा XeO3 प्लस 6HF, आपको देखने को मिल जाएगा XeO3 और आपका 6HF आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको पता होने चाहिए, XeO3 देखने को मिल जाता है ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आपको ये देखने को मिल जाता है, ये आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस के अंदर आपको XeOF4 देखने को मिल जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन ऑन हैविंग हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा। पहले मैग्नेटिक इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। ये आपका Fe स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN6 आपका SeF3 में चल जाएगा। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पर ये Xe+4 में चला जाएगा Fe। ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cu आपका +3 में चला जाएगा। ये वीक लिगेंड है, तो भी आपका यहाँ पे Fe+3 में देखने को मिल जाएगा। Fe+2 में मैंने आपको बताया था कितना होता है, D6 में होता है ना, आपको जितना ग्रुप नंबर होता है वो आपका उसके अंदर वो Fe+2 में, तो +3 में कितना हो जाएगा, D5 इन +3 में आपका D5 हो जाएगा, ठीक है। +3 में आपका D5 हो जाएगा, तो D5 हो जाएगा, मतलब कितना देखने को मिलेगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना देखने को मिलेगा आपका इनका। तो इसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ आपका अलग से देखना पड़ेगा। 1.73 बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा इसका। इसका भी आपको 4 है ना, +4 दे रखा है, तो मतलब D4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो 1.41 आपका बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है ना, यहाँ पे D6 CO +3 में आपका है। +2 में आपको कितना दिया था आपको बता दीजिए, +2 में तो 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके हो जाते हैं। +2 में 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका जो है डायामैग्नेटिक बिल्कुल भी शो नहीं करता है,
मैग्नेटिक मूवमेंट बिल्कुल भी शो नहीं करता है, मैग्नेट बोल रहा हूँ मैं, ये मैग्नेटिक मूवमेंट बिल्कुल भी शो नहीं करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट शो नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद किसकी बात करेंगे, ये आपका एकदम सही है, हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा D5 आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आपको जो है मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा, और सबसे हाईएस्ट भी इसी का रहेगा क्योंकि वीक लिगेंड में लगा हुआ है, तो ये चीज आपको करनी थी। आउट ऑफ द फॉलोइंग आयंस, जो आपके कलरलेस आयंस है, तो इनका जो है मैंने मैग्नेटिक इनका जो है आपको +3 +2 में आपको बता दिया है। तो स्कैंडियम आपका जब +2 में होता है तो आपका D1 में होता है, तो स्कैंडियम +3 में कितना हो जाएगा, D0। उसके बाद जेरन दे रखा है, जेरन आपका अगर मैं बता दूं +2 में आपका D10 में होता है, आपका +2 में अगर D10 में होता है तो +3 में कितना हो जाएगा बता दीजिए। +3 में इसके अंदर F के अंदर ऑर्बिटल चले जाएंगे, तो S के अंदर ऑर्बिटल चले जाएंगे। Ti की अगर मैं बात करूंगा, Ti +2 के अंदर मैंने बताया था D2 में होता है, तो Ti +4 में आपका कितना हो जाएगा, D0, D0 हो जाएगा। तो इन ये तीनों आपके जाने चाहिए, ये वाला और ये वाला। क्यों, आपको बता दिया कि D0 और D10 आपके कैसे हो जाते हैं, कलरलेस कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको कौन सा करना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मेरे को एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो यही आपका हो जाएगा। ज्यादा लाइट तो नहीं हो रहा है ना, लाइट इसलिए किया है ताकि आपको प्रॉपरली दिखे, थोड़ा सा लाइट मैंने इसलिए किया इसको, तो काफी सारा सॉल्यूशन लिखना होता है ना, तो आपको प्रॉपरली दिखे। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द क्लोनिकल फॉर्म हैव द नो रियल एग्जिस्टेंस, एकदम सही है। द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द टाइम ऑन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड फॉर द अदर फ्रैक्शन टाइम इन अदर कैनोनिकल फॉर्म। तो नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए था, फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वन कैनोनिकल फॉर्म टू द अनदर, तो नॉट आना चाहिए, तो यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट चले जाएगा आपका। There is no such equilibrium between canonical form between a tautomeric form of the tautomerism, एकदम सही है, ठीक है। The molecule as such as single structure which is resonance hybrid of the canonical form which have cannot be such as the डेसिपेटेड बाय द सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। हाँ, हम सिंगल लुईस स्ट्रक्चर में इसको नहीं डेसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल स्ट्रक्चर अगर आपको बना दिया है तो इनको सिंगल डॉटेड लुईस स्ट्रक्चर में, डॉटेड स्ट्रक्चर में नहीं करवा सकता मैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो ये नॉट आना चाहिए था। मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट इन अ सर्टेन फ्रैक्शन टाइम ऑफ द वन क्लोनिकल फॉर्म टू द अनदर क्लोनिकल फॉर्म में आपका नहीं होता है, नॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये आपका मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आपको कंडीशन बतानी है, क्या चीज चाहिए, तो ऑर्बिटल प्रेजेंट, इनकरेक्ट कंडीशन पूछिए। ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज, हाँ। द ऑर्बिटल अंडरगोइंग आपका जो हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, हाँ। द प्रोमोट द इलेक्ट्रॉन इज द एसेंशियल कंडक्शन ऑफ प्रायर टू हाइड्रोजन। प्रोमोटिंग जरूरी नहीं है, एसेंशियल फॉर प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन नहीं, यही इनकरेक्ट हो जाएगा। It is necessary the only half field orbital participate in hybridization. In some case, even field orbital of the valence shell take place in hybridization. हाँ, देखने को मिल जाता है आपका। तो ये आपके सब सही थे, आपका इनकरेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट हो गया हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। उसके बाद अगर आपका सिग्मा सिग्मा अगर होगा और सिग्मा स्टार अगर होगा, सिग्मा क्या देता है आपका, सिग्मा आपका देता है, क्या देता है आपका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और सिग्मा स्टार आपको क्या देता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका सिग्मा डिस्ट्रक्टिव दे रखा है, गलत है। सिग्मा स्टार आपका डिस्ट्रक्टिव दे रखा है, एकदम सही है, सेकेंड ऑप्शन एकदम सही जाएगा। पाई जो है स्टार के ऊपर नहीं, पाई नॉर्मल में दे रखा है, तो सेम चीज पाई के लिए भी यहाँ पे कर दो, यहाँ पे भी पाई स्टार के लिए कर दो। पाई जो है आपका डिस्ट्रक्टिव नहीं दे रखा, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ऑर्बिटल ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो जाना चाहिए था, तो दोनों भी गलत हो गए। तो इस तरीके से आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शील्डिंग इफेक्ट इज मिनिमम। शील्डिंग इफेक्ट का फॉर्मूला बता दीजिए, पीरियोडिक टेबल में बता दिया था SPDF, ये आपकी शील्डिंग इफेक्ट होती है। सबसे ज्यादा मिनिमम आपको हाइड्रोजन में देखने को मिलेगी, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। एक इलेक्ट्रॉन में कितनी ही शील्डिंग करा दोगे, यहाँ पे किसके साथ कराओगे, खुद ही के साथ करेगा कि दूसरों के साथ करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके अंदर नो शील्डिंग, कभी भी शील्डिंग नहीं देखने को मिलेगी आपको, नो शील्डिंग फॉर्म्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका आंसर जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डू नॉट गिव द बोरैक्स ब्रीथ टेस्ट। इसमें से फॉलोइंग में आपको बोरैक्स ब्रीथ टेस्ट आपको बताना है कौन सा नहीं देता है। तो Zn+2 जो है आपका आपका कलरलेस है। कैसा है? कलरलेस है। कलरलेस तो आपके ब्रीथ टेस्ट देंगे नहीं, ये प्रेजेंस में बताएगा ही नहीं, बताया ही नहीं चलेगा कि आपका Zn प्रेजेंट है कि नहीं सॉल्यूशन में कि नहीं है। तो तर आपको जो है इसको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा कलरलेस है। तो मतलब यहाँ पे D0 होगा, यहाँ पे D10 हो जाएगा, सॉरी D10 आपको हो जाएगा। तो D10 के अंदर आपका कलरलेस हो जाएगा। ये Zn+2 आपका D10 में प्रेजेंट होता है, D10 में कलरलेस, तो आपको प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। क्रोमियम+3 आपका कौन सा कलर देता है अगर आपको पता होगा? ये आपका डीप ग्रीन कलर देता है। कैसा देता है? ग्रीन कलर देता है। Cu+2 अगर मैं बात करूंगा, ये आपका ग्रीन ऑन हॉट ऑक्सीडेशन और क्लोर, यहाँ पे दो कलर देगा ये Cu। अगर आप हॉट करवाते हो तो यहाँ पे आपका कैसा ग्रीन कलर देगा। अगर आप कोल्ड करवाते हो, कोल्ड अगर करवाते हो तो आपका कैसा देगा? ये ब्लू कलर देगा। ठीक है, ये कैसे देगा? ब्लू कलर देगा। ग्रीन कलर कब देगा? हॉट में और कोल्ड में अगर आप करवाते हो तो ये इसको कोल्ड ऑक्साइड फ्यूम, ठीक है, दो फ्यूम होती है ना यहाँ पे, एक हॉट और एक कोल्ड। अगर आप हॉट ऑक्साइड फ्यूम डलवाते हो तो Cu आपका ग्रीन कलर देगा, कोल्ड ऑक्साइड फ्यूम डलवाते हो तो आपका Cu+2 आपका कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। Mn+2 की अगर मैं बात करूंगा, आपका पिंकिश फॉर्म में हो जाता है। कैसा हो जाता है ये? पिंकिश। कैसा? पिंकिश फॉर्म में हो जाता है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग होने के बाद पिंकिश फॉर्म में देखने को मिल जाता है, ऑक्सीडाइजिंग में। और अगर आपका जो है कलरलेस अगर ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कैसा रिडक्शन फॉर्म में देखने को, जब आप रिडक्शन करोगे तभी ये कलरलेस फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या जाना चाहिए? फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाना चाहिए आपका। ठीक है, वो कर देना आप, कलरलेस फॉर्म में आपका बोरैक्स ब्रीथ टेस्ट नहीं देगा। Which one of the following metal salt produce a blue color colonies breed with the cobalt nitrate चारकोल कैविटी टेस्ट? चारकोल कैविटी टेस्ट आपको बताना है किस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल बिल्कुल भी आपके नहीं देते। कौन से? एल्यूमिनियम मेटल्स, ये वाला जो बिल्कुल भी चारकोल कैविटी टेस्ट नहीं देते। तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी आपका मैग्नीशियम आपका पिंकिश कलर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद Zn+2 आपका तो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट शुरू करेगा। ये आपकी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट देगा। पर अगर चारकोल कैविटी टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। Sn+2 भी आप देख लेना, बता देना मुझे क्या कलर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विद Fe2 आयंस फॉर्म द ब्राउन कॉम्प्लेक्स? Fe2 के साथ आपका कौन सा ब्राउन कॉम्प्लेक्स देगा? तो कर लो। Fe2 के साथ आपका जो है NO को अगर आप करोगे एड विथ H2O, अगर आप करोगे इस तरीके से आपका FeH2O5NO2+ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका कैसा कैसा देखने को मिल जाएगा? ब्राउन रिंग में देखने को मिल जाएगा। कैसे देखने को मिल जाएगा? ब्राउन रिंग में देखने को मिल जाएगा। इन डैनियल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम Zn रॉड टू द Cu रॉड आपका आ जाएगा। तो डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम Zn रॉड टू द Cu रॉड एकदम सही है आपका, Zn से फ्लो होता है। और Zn इज आपका क्या हो जाता है? एनोड हो जाता है। गलत दे रखा है, Zn आपका एनोड हो जाता है। और डैनियल सेल में Cu आपका क्या हो जाता है? कैथोड हो जाता है। पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो आपका कैथोड टू एनोड होना चाहिए था, तो Cu टू Zn, तो आदर्शन भी रॉन्ग है क्या इसमें? मुझे इसका कमेंट करके बताना। इसमें मुझे आंसर में तो आदर्शन और रीजन, आदर्शन रॉन्ग बता रहा है और रीजन फॉल्स बता रहा है। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है आदर्शन जो है, मुझे भी लगता है यहाँ पे आदर्शन गलत होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है आपका कैथोड टू एनोड होता है और आपका करंट का फ्लो आपका एनोड टू कैथोड होता है। ठीक है ना, ऐसा इतना मुझे याद है, जहां तक मुझे इतना याद है। तो एक बार मुझे इसको कंफर्म करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 75 कंफर्म कीजिएगा। ऑप्शन मेरे को 3 दे रखा है यहाँ पे सॉल्यूशन में, पर एक्चुअल में मेरे को लगता है कि दोनों फोर्थ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन इज आर करेक्ट। तो बताइए, यहाँ पे ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन सेम होमोलोगस सीरीज में क्या हो जाता है? आपका आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। एकदम सही है।
क्लोरीन डिसोसिएटिंग इन गोल्डन इज अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। क्यों सॉलिड सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि दोनों भी कैसे हैं, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे हैं आपके, बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे है, आर सॉलिड, कैसे है सॉलिड, इसलिए आपको सॉलिड सॉल्यूशन में देखने को मिल रहे हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूट वाटर इज एटमॉस्फेरिक एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। पीपीएम क्या है आपका, पार्ट्स पर मिलियन, क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि आपकी जो एटमॉस्फेयर के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत ही माइक्रो मीटर्स मिलीमीटर्स में देखने को मिल जाते हैं ना, माइक्रोमीटर्स, तो उनको मेजर करने के लिए आपको ये पीपीएम को यूज करते हो। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज दैट मोर more than three molecule taking place in a reaction can collide and react simultaneously very small, एकदम सही है। आप जितने रिएक्टेंट्स या फिर कितने भी मॉलिक्यूल्स अगर आप बढ़ाओगे तो उनके अंदर कोलाइड करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ये आपका सही है। उसके बाद फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग, आपकी मॉलिक्युलरिटी के अंदर आपको बिल्कुल भी मीनिंग देखने को नहीं मिलती क्या, हाँ, क्योंकि ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ओनली फॉर एन एलिमेंट, एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको देखने को मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में यहाँ पे प्लेस नहीं रहता है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपका कभी भी सिंगल स्टेप में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, मॉलिक्युलरिटी आपको सिंगल स्टेप में होनी चाहिए और ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन में टेक प्लेस होती है। तो मॉलिक्युलरिटी याद रखनी है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के भी बारे में बात कर ली, टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, डू नॉट टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, सॉरी। तो ये याद रखना है आपका, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करता हूं, मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग, यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी की आपकी बिल्कुल भी मीनिंग नहीं आती, तो ऐसा जरूरी है क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन में देखने को मिल जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको देखने को मिल जाता है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ट्रू, आपका कौन सा चीज यहाँ पे ट्रू है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज्ड टू मोर यूजफुल फॉर द मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द मोलर मासेस ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल, एकदम सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर आर लार्ज इवन इन अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाँ। आपका अवॉइड अ बेंड्स एंड टैंक्स यूज इन अ, आपका स्कूबा ड्राइवर्स आर फील्ड विद द एयर डाइल्यूटेड विद द हीलियम, एकदम सही है। आपका जो टैंक्स का आपका वो ना हो जाए, क्या हो जाए, बेंट ना हो जाए, तो उसके अंदर हम हीलियम गैस को डाइल्यूट करवाते हैं, एकदम सही है। तो आपके सारे ही जो क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू और फॉल्स बताना है। डाइल्यूट H2SO4 एडेड इन व्हाइल प्रिपेयरिंग अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 डॉट NH4 टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फेरस सॉल्ट, हाँ। आप ये ऐसा करते तभी जाके आपका प्रिवेंट होने के लिए ही आप डाइल्यूट H2SO4 को डालते फेरस सॉल्ट बनेगा, मतलब अगर आपका फेरस सॉल्ट बन गया तो ये आपका एयर में जाके डिजोल्व हो जाएगा, इसको प्रिवेंट करने के लिए आपका जो है डाइल्यूट H2SO4 हम ऐड करते हैं, एकदम सही है। उसके बाद KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर इन अ रेडॉक्स टेट्राएशन, एकदम सही है, ये भी ट्रू है आपका। कैलोरीमेट्री इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन, आपकी बता दीजिए, आपका यूज होता है आपकी, एकदम सही है। तो कैलोरीमेट्री यूज टू डिटरमाइनिंग द एंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन, हाँ, एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद 75% ऑफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KNO4 इन अल्कलाइन मीडियम ऑफ द ऑक्सीडेंट, बिल्कुल गलत है। कितना हो जाता है बता दीजिए, 52.66% देखने को मिल जाता है। लगभग आपका जो है MnO4 +7 से लेके आपका जो है ऑक्सीडेंट्स MnO2 आपका कितना आ जाएगा +4, जो कि अल्कलाइन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो अल्कलाइन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ट्रू फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द H2C2O4.2H2O, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 0.1, आपको सॉल्यूशन भी नॉर्मेलिटी भी दे रखी है। नॉर्मेलिटी कितनी हो जाती है अगर आपको पता होगा, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोल इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। नॉर्मेलिटी आपको 0.2 दे रखी, एन फैक्टर आपका 2 आ गया, तो आपका मोलैरिटी कितना आ गई, मोलैरिटी आपकी आ गई
0.1 आ गई। 0.1 जब मोलैरिटी आ जाएगी तो आपको कितने 500 ml ऑफ 0.1 आपको दे रखा है ना, तो आपको कितने मोल्स देगा ये? अगर आपका 500 ml में पूछ रखा है एट मोलैरिटी 0.1, तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके? 0.05। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कैसे? ये तो ml में लीटर हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.1 करोगे तो कितना 0.05 आ जाएगा। तो मोल्स के अंदर डाल दो, मोल्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो कितना आ जाएगा 0.05 इंटू 126 इज इक्वल टू वेट आ जाएगा। वेट आ जाएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6.3 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, ओ भाई ये आई थिंक सो रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसको स्टार मार्क कर लो। रिपीट, जितने क्वेश्चन रिपीट हमारे बार बार हो रहे हैं। और ये वाला जो केमिस्ट्री का पेपर है थोड़ा सा आपको मतलब इनप्रैक्टिकल लग रहा है मेरे को, तो सारे ही आपके जो है पूरा ही थियोरेटिकल बेस पूरा पेपर बना दिया इन्होंने। थोड़ा सा हार्ड होगा यार, इतना पूरा थियोरेटिकल हो जाता है तो आपका दिमाग भी खराब हो जाता है, इतनी सारी चीजें याद रखना भी मुश्किल है, टफ काम है। एक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, बता दीजिए। यहाँ पे कंबशन रिएक्शन हो जाती है कार्बन के साथ, कंबशन रिएक्शन आपको पता है ना, दो चीजों को मिलाकर एक चीज मिल जाती है इसमें, मतलब A+A+B आपको क्या देता है? Z दे देता है। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपका क्या हो जाता है? मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो B का R आ जाएगा। H2O2 ये तो पता होनी चाहिए, आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, AB gives A+B डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही जो अगर कोई भी वन मेटल अगर होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, और एंड रिड्यूस भी होगा। तो यही आपका आ जाएगा, तो आपका आई थिंक सो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा रे कंसिस्ट ऑफ द हाई एनर्जी पार्टिकल कैरिंग 2 यूनिट्स ऑफ द पॉजिटिव ओके एंड 4 यूनिट ऑफ द नेगेटिव, एकदम सही है। एटॉमिक मास, मतलब अल्फा की अगर मैं बात करूंगा वो A-4 और Z-2 की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये एकदम सही है। बीटा इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन, हाँ। गामा इज अ हाई एनर्जी रेडिएशन एंड न्यूट्रल इन नेचर, एकदम सही है। ये आपका ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन गलत दे रखा है, आपका ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इस तरीके से आ जाना चाहिए, ये ज्यादा, फिर बीटा रेज देन अल्फा रेज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बता दीजिए, सारे ही थियोरेटिकल है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें यहाँ पे। Obtained NaCl is very high purity free form of the impurity like sodium, magnesium sulfate. NaCl gas passes through the saturation of the solution NaCl, एकदम सही है। Ag plus Fe3 plus ion and the Ba2 plus ion can be precipitated out from highly springly soluble salt दे रखे आपको respectively from the gravimetric estimation of using the common ion effect। हाँ, ये आपकी आई थिंक सो किसका है? ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये किसके है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, solubility of the salt of the weak acid likely phosphate increase with increasing pH, increasing नहीं decreasing pH, increase करना है तो decrease pH होना चाहिए। solubility of weak acid में आपका phosphate increase अगर हो रहा है तो decreasing pH आना चाहिए था, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। Hudson and Hasselbalch equation is used for determining the pH and acidic buffer of the solution, हाँ ये सही है आपका, ये इनकरेक्ट था आपका, तो इनकरेक्ट ही पूछा था। Which of the among following are prefer to a SN1 reaction, आपके SN1 रिएक्शन में कौन सी चीजें प्रेफर करते हैं? तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिनके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देखने को मिल जाते हैं। पोलर प्रोटिक क्या होते हैं? जिनके एटलीस्ट 1H हाइड्रोजन हो, तो पोलर एप्रोटिक यहाँ पे याद रखना है आपको। पोलर एप्रोटिक में इथेनॉल देखने को मिल रहा है मेरे को, ये आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये आपका मेजर ग्रुप बनाता है तो ये पॉसिबल है, ये भी आपका मेजर ग्रुप बताता है। अल्डिहाइड में मैंने लिखवा के दिया है, नहीं होगा तो आप प्लीज इसको देख लेना, ओके। उसके बाद ये भी मेजर, ये भी मैंने बाकायदा नोट्स में लिखवा के दिया है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में नाइट्रेशन NO2 आपका आ जाता है, ये आपका बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत हो गया।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ सिंपल बेंजीन हो जाती और अगर ये सेम रिएजेंट यहाँ पे आ जाता तो यहाँ पे इस तरीके से टॉल्विन बन जाता आपका। ठीक है, ये गलत है, तो इस तरीके से देख लेना। हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द सेम पोजिशन ऑफ द अल्कोहल। ओके, इसमें देख लेते 1 2 3 4 5। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5। ये सॉरी, दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट है ना। एक मिनट एक मिनट, अब 1 2 3, कि इसका नंबरिंग कैसे होगा। 1 2 3 4 5, ये भी तो 5 पे आ रहा है। कौन सी नंबरिंग तो गलत नहीं की ना हमने। नंबरिंग गलत नहीं की है तो 4 आने चाहिए। ये वाला मेरे को डाउट है लास्ट वाले में, तो इसका मेरे को बता देना। SO3 और H में, OH में मैं भूल गया अभी। ये वाला दोनों में बता दीजिए किसको हम ऐड करेंगे, किसका। एटलीस्ट मैं अभी 4 वाला तो लगा देता हूँ मैं। आंसर भी मेरे को 4 कह रहा है, तो मेरे को इसके अंदर भी डाउट है, तो इसकी नंबरिंग मुझे होमवर्क है आपका, मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, इसकी नंबरिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई ये पहली ही गलत कर दी, पहली आपकी आ गई यहाँ पे ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, इस तरीके से आनी चाहिए थी। यहाँ पे पैरा पहले आ गया, पहली इनकरेक्ट है। उसके बाद हाँ ये सही है। उसके बाद HPOH POCOH CS3COH, हाँ ये भी सही है आपकी। एसिडिक स्ट्रेंथ बता दीजिए, ये भी सही है आपकी। 89 का क्वेश्चन नंबर, 89 क्वेश्चन नंबर का आपका फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं POH CH2H5OH, हाँ CS3, हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ एकदम सही है, यही इनकरेक्ट थी फर्स्ट वाली। नेक्स्ट देखते हैं, आपका बता दिया था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सीस और ट्रांस में देख लेना, ट्रांस का सबसे ज्यादा हो जाता है और सीस के कम है, सीस का ज्यादा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ट्रांस। ठीक है, ये भी देख लेना आप। तो इसमें जब आप करोगे तो आपका जो आंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो ब्यूटेन दे रखा है, सीस टू ब्यूटेन, और आपका क्या दे रखा है, ट्रांस टू ब्यूटेन। तो यहाँ पे देख लो ए का आर आ गया, और बी का क्या आ जाएगा, ट्रांस टू ब्यूटेन दे रखा है ना, तो ट्रांस टू ब्यूटेन अगर आपका आ गया तो बी का क्या आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, कम आ गई सीस से। इसमें भी सीस पेंटीन से नंबर ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूंगा, इसकी कम आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी, ऐसा आ जाएगा, और इसका बी आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज दैट। आपका किस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको क्या देखने को मिल जाता है। नीवियम हैविंग द सेम एटॉमिक सेम रेडियस, हाँ। जिरकोनियम हाफनियम आना चाहिए था, एटॉमिक रेडियस सेम हो जाता है। जिरकोनियम हाफनियम गलत है, सभी गलत है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लैंथेनाइट लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है आपका, तो आपका NB एंड TA के अंदर आपका एटॉमिक रेडियस सेम देखने को मिल जाता है। ओके, FeCrO3 आपका NaCO3 के साथ अगर करेगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा Na2CrO4। ठीक है, Na2CrO4, और उसके बाद KCl के साथ अगर करोगे तो K2Cr2O7, और ऑरेंज कलर के फ्यूम्स देखने को मिलेंगे, प्लस NaCl कर देना यहाँ पे, तो ये थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे दे रखा है Mn आपका +3 में, यहाँ पे CO आपका +3 में, Mn आपका +3 में, ये भी आपका +3 में। यहाँ पे +3 में ये कैसा होगा आपका वीक लिगेंड, वीक लिगेंड होगा तो यहाँ पे देख लो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो ये sp3d2 हो जाएगा। sp3d2 क्यों, यहाँ पे d कितना हो जाएगा, d5, d के अंदर कितने हो जाएंगे, d आपका 4 हो जाएगा ना, वैसे d5 होता है, d4 हो जाएगा। ठीक है, d4 हो जाएगा तो यहाँ पे हाई स्पिन देखने को मिलेगा, और ये आउटर स्पिन देखने को मिलेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा।
ठीक है। यहाँ पे भी वीक लिगेंड है, यहाँ पे भी देख लो ना आप कितना आ जाएगा, आपका sp3 कितना आ जाएगा, हाई स्पिन आ जाएगा, ठीक है, ये भी देख लेना। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रखा है, पेयरिंग होगी तो यहाँ पे D2sp3 हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, आपका इनर ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देख लो H2 आपका कैसा एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, यहाँ पे H2 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह करेगा, जब आपका मेटल जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो तो आपका एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। H2 वैसे तो न्यूट्रल होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख लेना D2sp3 आपका सेम चीज देखने को मिलेगा, क्योंकि D6 में प्रेजेंट है ये, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, और ये आपका भी कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल शो करेगा। तो आपका 3 और 4 आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं विच में, अच्छा मैच द कॉलम, ये अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लो। ये मेरे को अभी तक का पहला क्वेश्चन देखने को मिला है इसके ऊपर, ठीक है, इससे पहले मेरे को नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 107 का अगर आपको याद हो जाए तो कर लेना, इसका नाम है बोहरियम। 115 का अगर आपको नाम याद होता है तो कर लेना, आपका मास्कोवियम। 105 का अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपका इसका नाम आ जाता है बीनियम, और 112 का आ जाता है कॉपरेनीसियम का आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, यहाँ पे इसमें कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द सिमिलर कंबशन बाय द फिजिकल मेथड, हाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर ऑलवेज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, नहीं, डिसिमिलर होती है, डिफरेंट होती है, सिमिलर नहीं होती, ठीक है, डिफरेंट होती है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो ये गलत हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर ATM, दोनों भी गलत दे रखे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अच्छा रिस्पेक्टिवली एकदम सही है आपका। तो A एंड E इज करेक्ट, क्या हो गया, A एंड E इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस वेयर एज डेल्टा एस, हाँ डेल्टा एस डिस्क्रिमिनेट क्यों करता है, आपका डेल्टा एस इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर बिल्कुल भी जीरो हो जाता है, डेल्टा एस आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो ये आपको देखना है। इसलिए आपका रीजन क्या दे रखा है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडल गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडक्शन डेल्टा यू जीरो हो जाता है, इसलिए आपका डिस्क्रिमिनेट नहीं करता रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, पर डेल्टा एस करता है क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका नॉन इक्वल टू जीरो, नहीं भाई इरिवर्सिबल आना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। Which of the following is false statement? The concentration of the sugar saturated aqueous solution depend upon the temperature, हाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सैचुरेशन देखने को मिलेगा ना। एक्वा सोल्यूशन ऑफ द H3O प्लस इन फर्दर हाइड्रेशन गिव द स्पीसीज लाइक, इस तरीके की स्पीसीज देता है क्या, हाँ देता है। उसके बाद एक्वा सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोलिन आयन हाइड्रेट टू गिव द सेवरल आयनिक स्पीसीज लाइक, एक्वा सोल्यूशन में क्या हाइड्रोल ऑक्साइल आयन हाइड्रेट टू गिव द सेवरल आयनिक स्पीसीज, अच्छा हाँ ये भी सही है आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डिफरेंट चार्जेस बिटवीन आर डायरेक्टली, नहीं भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और याद होगा तो 1/μ0 4 पाई μ0 आ गया था, तो आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो ये चीज आपकी गलत हो गई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। फोर्थ ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली ठीक है, डायरेक्टली नहीं, ये आना चाहिए था, इनकरेक्ट यही हो गया। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्राइमरी स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूंगा, कैन प्रिपेयर डायरेक्टली बाय द वेगिंग, हाँ। सेकेंडरी स्टैंडर्ड को आप कैनॉट डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो डायरेक्ट वेगिंग से, हाँ ये भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम पर मैग्नेट, ये आपके सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, कैसे है, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी है, सेकेंडरी दो कंपाउंड से बनकर बनते हैं आपके सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इनकरेक्ट हो गया। द सब्सटेंस टू बी यूज इन प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड बी नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय एयर, हाँ ये आपकी बात सही कह रहा है। इसी के साथ आपका मॉक 4 खत्म हो जाता है केमिस्ट्री का, ठीक है। आपको मिला अभी हमारे बायोलॉजी का नेक्स्ट मॉक पेपर में, जो आपको डेली प्रोवाइड होने वाले हैं, तो आई होप आप उसके लिए रेडी हो, तो आपको जरूर बायोलॉजी के आपको डेली ही मॉक पेपर प्रोवाइड होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।